गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट तो मैं पहले करा चुकी थी। आज मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और हमारा जो था पॉइंट टॉपिक जो था व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन से आई हैव टू स्टार्ट। लेकिन इससे पहले लास्ट टाइम पर मैंने आपको कहा था कि लेट वर्क दीज आउट में जो इसके ऊपर वाले थे ये आप सब बच्चों ने करने हैं और मैं इसको जो है डिस्कस भी करूंगी, क्योंकि ये लेट्स वर्क दीज आउट से आप अपने आप को खुद टेस्ट कर सकते हो कि आपको जो है टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट। पहले कौन सा चैनल था बेटे जिससे कंट्रीज कनेक्ट होती थी? ऑब्वियस है, सभी बच्चे जानते होंगे। आई नो, एवरीवन नोज कि हाँ, ट्रेड। और हाउ इज इट डिफरेंट नाउ? आजकल सिर्फ ट्रेड नहीं होता बेटे। हम अगर कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं या उनकी मार्केट्स जो है वो कनेक्ट हो रही हैं, वो सिर्फ ट्रेड की वजह से नहीं हो रही है। एक देश दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर रहा है या हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसी से नहीं हो रही। अब आजकल ऐसा क्या हो रहा है? आजकल कुछ तो डिफरेंट हो रहा है ना, जो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया। आजकल ये हो रहा है कि दूसरी कंट्रीज अब दूसरे देशों में जाकर उनकी एमएनसीज जो होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, वो दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है ना, वो जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो एसेट्स खरीद रही हैं, बिल्डिंग्स पे इन्वेस्ट कर रही हैं, मशीनरी पे इन्वेस्ट कर रही हैं और फिर वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है और वहां पर सामान बेचा जा रहा है। ये सारा मैंने आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना। Now next question is what is the difference between foreign trade and foreign investment? तो फॉरेन ट्रेड तो आप सभी जानते हो कि जब एक देश जो है दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के माध्यम से जो है ट्रेड किया जा रहा है, दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है कि बेटे दूसरे देश की एमएनसीज अपने देश में ना इन्वेस्ट करके किसी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करें। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट जो की जाए किसी एसेट पे, द मनी दैट इज यूज टू स्पेंड ऑन बाइंग एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई फॉरेन कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करे तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है कैपिटल का। ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ये इसमें डिफरेंस है। कैपिटल मतलब पूंजी किस लिए इनफ्लो होगी? कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगे, पैसे से ही तो खरीदेंगे ना। बिल्डिंग्स अगर बनवाएंगे तो इट मींस दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर स्पेंडिंग मनी। थर्ड क्वेश्चन क्या है? चाइना हैज बीन इंपोर्टिंग स्टील फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर देखिए चाइना जो है स्टील जो है इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। अब एक्सप्लेन हाउ द इंपोर्ट ऑफ स्टील बाय चाइना विल इफेक्ट। आपने अब ये क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, अपना दिमाग लगा के आपको आंसर करना है। फर्स्ट है स्टील कंपनीज इन चाइना। अब चाइना जो है इंडिया से स्टील ले रहा है यानी इंपोर्ट कर रहा है, तो इससे जो चाइना की स्टील कंपनीज है उसे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चाइना नेचुरली यहाँ से अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसको यहाँ पर सस्ता मिल रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर उसको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ रही है और वो यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है स्टील को। तो इससे क्या होगा? तो जो चाइना की स्टील कंपनीज हैं उनको क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? वो जो है compete नहीं कर पाएंगी, उनको डिफिकल्टी होगी compete करने में इंपोर्ट की वजह से। और जो इंडिया की स्टील कंपनीज है उनको क्या फायदा होगा? क्योंकि हमारा जो स्टील है वो लेके जा रहे हैं, तो इससे जो यहाँ की कंपनीज हैं स्टील कंपनीज वो ग्रोथ करेंगी, उनकी ग्रोथ होगी नेचुरली, उनका सामान बिक रहा है, स्टील बिक रहा है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडस्ट्रीज बाइंग स्टील फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इंडस्ट्रियल गुड्स इन चाइना। यानी
इंडस्ट्रीज जो कि बाय कर रही हैं स्टील फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इंडस्ट्रियल गुड्स इन चाइना, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो इंडस्ट्रीज स्टील को खरीद रही हैं दूसरी इंडस्ट्रियल गुड्स को बनाने में, उनको क्या फायदा होगा या उनको क्या नुकसान होगा? इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आप खुद सोचेंगे और बताएंगे मुझे, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले आपको दो बता दिया, अब आप थर्ड को खुद आप अपना दिमाग लगाएंगे कि इंडस्ट्रीज जो स्टील को बाय कर रही हैं उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी अपना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। हाउ विल द इंपोर्ट ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया इनटू द चाइनीज मार्केट लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट फॉर स्टील इन द टू कंट्रीज? ये तो बहुत इजी है, सभी बच्चे इसको आंसर आसानी से कर सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टील हम चाइना ने जो है इंपोर्ट करा इंडिया से, उससे जो है किस तरीके से मार्केट्स का जो है इंटीग्रेशन हुआ ना। चाइना से स्टील आया और उन्होंने कुछ प्रोडक्शन करी गुड्स की। जब उन्होंने गुड्स की प्रोडक्शन करी तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ सामान हमारे यहाँ पर भी हो सकता है वो इंपोर्ट हो रहा हो, उनका सामान जो उन्होंने स्टील से बनाया, तो हो गई ना दोनों कंट्रीज की इंटीग्रेशन, ठीक है? तो थर्ड का सी पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे जरूर आंसर कीजिएगा कमेंट सेशन में, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैज बीन राइजिंग। भारत जैसे देश में, जो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो थी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है बेटे, एक्चुअल में कोई भी कंट्री जो होती है टोटली क्लोज्ड नहीं हो सकती, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करना ही पड़ता है दूसरे देशों से, या जो उसको कुछ कुछ वो एक्सपोर्ट भी करती है दूसरे देश में। जैसे हमारे यहाँ पर इतना पेट्रोल का प्रोडक्शन नहीं होता तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है। तो बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी कहूंगी कि भारत की, जब भारत आजाद हुआ था कि टोटल उस टाइम पर क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो ये गलत है एक तरीके से, बिल्कुल क्लोज्ड नहीं थी। हाँ ये था कि हम जो है बहुत ही जरूरत वाली चीजों को इंपोर्ट करते थे, जैसे पेट्रोल हो गया कि उसकी वो हमें बहुत ज्यादा नेसेसिटी होती थी। और उस टाइम पर जो है हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, फूड आइटम्स हो गई, उनको हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है? लेकिन हमने जो है कोई भी हमारे देश में दूसरी कंट्री की एमएनसीज यहाँ पर आकर इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी। इस पे हमारे गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी थी। किस तरीके से? और दूसरा ये भी था कि कोई भी एमएनसी का प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आकर हम नहीं बेच पाते थे। क्यों नहीं बेच पाते थे? क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता था कि अगर हमने बाहर का प्रोडक्शन यहाँ पर अपनी मार्केट्स में बेचा तो जो हमारे जो लोकल मार्केट वो है इन्वेस्टर्स हैं या जो लोकल कंपनीज हैं जो हमारे देश की, वो उनके साथ compete नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अभी अभी देश आजाद हुआ है, अभी हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज भी नहीं है, अभी इतनी बढ़िया मशीनरी नहीं है कि हम इतने लो कॉस्ट में अपना प्रोडक्शन कर सकें। लेकिन जो एमएनसीज होंगी जो बाहर है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कितने सालों पहले हो गया, ठीक है ना? और दूसरा वो वहां पर जो है वो लो कॉस्ट में हमारे यहाँ पर आकर सामान बेचेंगे, तो हमारी कंपनीज, लोकल कंपनीज जो है उनके साथ compete नहीं कर पाएंगी और वो बंद हो जाएंगी। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा कि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को ज्यादा बढ़ा दिया। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब अब कोई भी यहाँ का ट्रेडर जो है अगर बाहर का सामान हमारे मार्केट में बेचना चाहेगा तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी उस सामान पर। अब वो जब वो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी तो अल्टीमेटली वो सामान महंगा हो जाएगा, और जब वो सामान महंगा हो जाएगा वो बाजार में फिर महंगे सामान को कोई क्यों खरीदेगा, वो लोग जो है लोकल कंपनीज का सामान खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ता मिलेगा। इसीलिए सरकार ने जो है लिबरलाइजेशन प्रोसेस नहीं अपनाया था ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन मैं बार बार यही बता रही हूँ कि 1991 में हमने जो है लिबरलाइजेशन को भी अडॉप्ट करा, ग्लोबलाइजेशन को भी अडॉप्ट करा। अब जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है
वो होने लग गई थी, क्योंकि अब हमारे देश को लग रहा था कि हाँ अब हमारी लोकल कंपनीज जो है दे कैन ऑल्सो कम्पीट विद देम, विद फॉरेन कंपनीज। और दूसरा और भी बहुत सारे फायदे होते हैं एमएनसीज जब यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करती हैं या वो अपना सामान यहाँ पर आकर बेचती है, तो और भी कई सारे फायदे होते हैं, जिसकी वजह से सरकार को लगा कि अब हमें जो है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक है, अब देखिए जब ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब हमारे देशों, हमारे जैसे और भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर भी क्या होने लगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एमएनसीज की वो राइज होने लगी। अब फॉरेन ट्रेड तो पहले भी हो रहा था, ऐसा तो नहीं है ट्रेड नहीं हो रहा था, तो फॉरेन ट्रेड भी हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जैसे क्या मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था फोर्ड मोटर्स का दिया था। फोर्ड मोटर्स जो है वो महिंद्रा के साथ जो है उसने कोलैबोरेशन कर दी थी, ठीक है ना, और उन्होंने अपना प्रोडक्शन रेज करा। अब इंडिया में भी उस चीज की खपत हो रही है, वो जो भी कार्स बना रहे हैं तो लोग उनको खरीद रहे हैं। अब ये फोर्ड मोटर्स वाले जो थे ये सिर्फ भारत में ही नहीं बेच रहे, ये जो है दूसरे देशों में, अदर डेवलपिंग कंट्रीज में भी इनका जो है कार्स को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यानी कितना मुनाफा कमा रही है ये फोर्ड मोटर्स। ठीक है, दे आर नॉट ओनली द प्रोड्यूसर्स कार फॉर द इंडियन मार्केट, इट आल्सो एक्सपोर्ट्स कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज and export cars component for its many factories around the world। तो इससे क्या हो रहा है, इन्हें जो है कितना फायदा हो रहा है, इससे क्या कनेक्टिविटी, इस उदाहरण से आपको कनेक्टिविटी नजर आ रही है। तो बेटे ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। एक बात को आप समझ लीजिए, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण। अगर मैं हिंदी में इसको ब्रेकअप करूं इस टर्म को, मतलब विश्व को एक कर देना। तो ग्लोबलाइजेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है ना, अब आप फोर्ड के एग्जांपल से ही देखिए कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रहा है, एक एमएनसी जो है यहाँ पर आकर महिंद्रा वाले के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं और वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो गया कनेक्शन अमेरिका का इंडिया के साथ, हो गया ना कंट्रीज का। अब क्यों, क्योंकि फोर्ड जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है, ये सब बातें मैंने लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में भी, तो अब जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में सामान उनकी कारें बिक रही हैं, तो हो गया कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन है ना, यही वैश्वीकरण है, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही नहीं जाती, लोग अब इन्वेस्टमेंट भी करने लग गई एमएनसीज कंपनीज, टेक्नोलॉजी भी एक देश से दूसरे देश में जाती है कि नहीं, कि यहाँ पर अगर वो यहाँ पर आकर बेच रहे हैं अपना सामान, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या महिंद्रा वाले ने उससे टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, टेक्नोलॉजी भी तो ट्रांसफर हुई ना एक देश से दूसरे देश, सामानों का जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है उसे ट्रांसफर किया गया। और दूसरी बात, कंट्री जो है सिर्फ कनेक्टेड इन्हीं वजह से नहीं हो रही, सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं हो रही, एक और तरीका है जिस वजह से कंट्रीज कनेक्ट हो रही है, अब लोग भी जो है ना वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। कितना सारा जो है ब्रेन ड्रेन होता है, इतने सारे हमारे यहाँ के इंजीनियर्स डॉक्टर्स वो दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं भाई, क्योंकि उनको वहां पर बेटर इनकम मिलती है, बेटर जॉब मिलती है, एजुकेशन मिलती है। बच्चे जो है कि हम विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए। ठीक है ना, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है क्या, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शंस बिटवीन कंट्रीज। गॉट माय पॉइंट। और देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेज हो रही है। जब हमने ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट नहीं किया था, जैसे मैंने बताया 1991 में हमने इस चीज को अडॉप्ट किया कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है हमारे देश में, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज बना रखी थी सरकार ने। लेकिन 1991 में बहुत सारे कारण हुए, सिर्फ यही नहीं था कि सरकार ने देखा कि अब हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो compete कर सकते हैं, बहुत सारे रीजंस थे, इवन प्रेशर भी था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आई विल डिस्कस लेटर ऑन। तो बहुत सारे कारण थे जिस वजह से सरकार को ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन जब अडॉप्ट किया तो फॉरेन ट्रेड हमारा पहले इंक्रीज भी हुआ लिबरलाइजेशन की वजह से,
और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रेज हुई, एमएनसीज ने हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इसमें भी देखिए, अब हम लेट्स वर्क दीज आउट में देखिए, बार बार कह रही हूँ, जो ये एक तरीके से टेस्ट होता है, शॉर्ट तरीके से टेस्ट लिया जाता है कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, अब ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि ग्लोबलाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई और मूवमेंट हुई गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है ना, लेकिन ये जो गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट हो रही है या टेक्नोलॉजी इधर से उधर मूव हो रही है, ये पॉसिबल कैसे हुई है बेटे? एक्चुअली में लोग ही तो गए हैं ना, लोग जो है दे मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर बेटर जॉब। ठीक है, उनकी वजह से ही जो है टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। टेक्नोलॉजी अगर आप ये समझेंगे कैसे मूव करती है, लोग भी जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो हमारे देश के, वो वहां जाकर दूसरी कंपनीज में काम करते हैं, तो वो अपना नॉलेज ही तो लेके गए ना, इससे टेक्नोलॉजी भी जाती है। या फोर्ड वाले ने यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करा और फोर्ड वाले से हमें भी टेक्नोलॉजी मिली कि किस तरीके से हमें बढ़िया क्वालिटी की, बढ़िया कंपनी की क्वालिटी की कार हम प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब लेट्स वर्क दीज आउट। व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसीज इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? ये तो बहुत सिंपल है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में एमएनसीज का रोल क्या होता है, आप बताइए। एक तो इन्वेस्टमेंट करती हैं, है कि नहीं, ट्रेड होता है, इंक्रीज होता है एमएनसीज की वजह से। अगला, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच कंट्रीज कैन बी लिंक्ड? क्या क्या तरीके हैं जिससे कंट्रीज लिंक होती हैं? या भी ऊपर उदाहरण दिया मैंने आपको, कैसे कंट्रीज लिंक हो गई? ट्रेड से। और क्या हुआ? लोग इधर से उधर मूव करे, गुड्स मूवमेंट हुई, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ये सब आप कर सकते हो। अब इसमें बताओ, ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्री शैल रिजल्ट इन, क्या होगा अगर ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा बेटे? देखिए, लेसर कंपटीशन हो जाएगा। अभी एक कंपनी दूसरे, हमारे यहाँ पर एक शू बनाने, कपड़े जूते बनाने की एक फैक्ट्री खुली हुई है, कोई एमएनसी आकर यहाँ पर आके जूते बनाने लग जाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर है उसका कंपटीशन कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। ओके, ना हम आगे बढ़े बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का, कई बार इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कि ग्लोबलाइजेशन जो है पॉसिबल हो पाया है। इसमें बेटे 2 पॉइंट्स हैं, एक तो हमारा टेक्नोलॉजी, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अगर लिबरलाइजेशन ना होता तो क्या ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी कंट्रीज में कनेक्टिविटी जो है नहीं हो पाती, हम सिर्फ वही क्लोज्ड इकोनॉमी में जीते, थोड़ा बहुत हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाते। लिबरलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या है ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, दैट इज टेक्नोलॉजी। देखिए बेटे, टेक्नोलॉजी जो है यानी कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जो है इसी की वजह से हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है फैसिलिटीज वो इम्प्रूव हुई। पहले क्या होता था? पहले सामान यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो है हम किस चीज का प्रयोग करते थे? पहले कोई एरोप्लेन्स होते थे? अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजना और वो बहुत दूर है तो आप अब एरोप्लेन्स के थ्रू भेज देते हो, है ना। लेकिन आप यही बात जो है पास्ट 50 ईयर्स में सोचो तो क्या लॉन्ग डिस्टेंस को हम कम कॉस्ट में तय कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। लेकिन अब एरोप्लेन्स हैं और भी फैसिलिटीज हो गई ना, इम्प्रूव्ड हो गई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और बढ़िया आ गई, ठीक है, जिस वजह से, और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आएंगी तभी सामान कम टाइम पर आसानी से एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुंच जाएगा। तो जब आसानी से पहुंच जाएगा
तो ये फैक्टर जो है ये ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी, और उससे और क्या फायदा हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई। कैसे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमें इंफॉर्मेशन, बात इन वर्ड से ही पता चल रहा है बेटे, इंफॉर्मेशन। अब आजकल कंप्यूटर का जमाना है, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, हमें कुछ भी पूछना फटाफट अपने गूगल बाबा से पूछ लेते हो, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई। अब इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ये सारी फैसिलिटीज हैं, तभी तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। जैसे सपोज करो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपकी बुक में, उसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे देखिए, एक न्यूज मैगजीन पब्लिश होनी है लंदन में, यानी कि लंदन के लिए कुछ एक मैगजीन का पब्लिकेशन का काम होगा। देखिए, लेकिन वो जो मैगजीन डिजाइन और प्रिंट होगी वो भारत में होगी, ठीक है, क्योंकि भारत में जो है सस्ते में हो जाएगी, यहाँ डिजाइनिंग चीप रेट में हो जाती है। तो एक एमएनसी कंपनी ने हमारे देश के एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई यहाँ पर आप हमारे लिए मैगजीन्स को पब्लिश कर दीजिए, ठीक है, पूरी उसकी डिजाइनिंग और यहाँ पर प्रिंटिंग प्रोसेस जो है सारा आपके यहाँ पर होगा। अब जो मैगजीन में जो टेक्स्ट छपना है, जो उसमें इंफॉर्मेशन छपी जाएगी, वो कहाँ से आएगी, वो इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू लंदन वाली एमएनसी ने भारत में भेज दिया। अब अगर इंटरनेट ना होता, कंप्यूटर्स ना होते, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता था? वो टेक्स्ट कैसे भेजते, कैसे वो लिखना क्या है मैगजीन में, कैसे यहाँ पर आता, बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन उन्होंने फटाफट अपनी जो है डिजाइन, जो भी उनको प्रिंट करना है टेक्स्ट को, फटाफट उन्होंने भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वो मैगजीन्स जो है वो प्रिंट हो गई, ठीक है, और उन्होंने जो है पूरा डिजाइनिंग जो है वो किसके वजह उससे बताई, टेली कम्युनिकेशन की फैसिलिटी से, कम्युनिकेशन फैसिलिटी से, ठीक है ना, कि उनको उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिजाइनिंग होगी, वो टेलीफोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू। ईमेल कहाँ से जाएगा, नेट के, इंटरनेट से। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों को यूज करके बता रही हूँ कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई और ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है फैसिलिट हुआ। ये दोनों को यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग बोथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे, इंटरनेट के थ्रू उन्होंने टेक्स्ट को भेज दिया, मेल के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू उन्होंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया कि भाई किस तरीके से तुम मैगजीन को डिजाइन करोगे। अब यहाँ पर मैगजीन को डिजाइन किया गया, मैगजीन को प्रिंट करा गया, और ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, इसकी वजह से जो मैगजीन्स हैं वो हमने बाय एयर लंदन में पहुंचा दी, ठीक है। अब लंदन में पहुंच गई, अब उनको भाई पेमेंट भी करनी है इंडियन कंपनी को, पेमेंट के बिना तो कोई काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या करा, नेट यूज करके, इंटरनेट यूज करके ई बैंकिंग कर दी। आजकल बोलते हैं ना ई बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करो। तो लंदन वाली एमएनसी ने, कंपनी ने भारत को, भारत की जो कंपनी थी वो उसको ई बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दी। तो आपने देखा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गई, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गई। तो लंदन और भारत दोनों के दोनों देश कैसे इंटरलिंक्ड हो गए, कैसे उनमें कनेक्शन हो गया, और ये कनेक्शन ही तो क्या है, ये कनेक्शन ही ग्लोबलाइजेशन है। जब ग्लोबलाइजेशन आए, फटाफट लिख दो, इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, सारा वर्ल्ड जो है एक परिवार की तरह हो जाए, इंटरकनेक्शन बिटवीन द मार्केट्स ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं होती तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? इम्पॉसिबल, नहीं हो पाता, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में आपको मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट हुई, उसकी फैसिलिटीज में, इंफॉर्मेशन में और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज में बेटे क्या क्या आता है, जैसे आपने टेलीफोन करा, मोबाइल फोन, फैक्स कर दिया, ये सारा जो है आपका इसमें आ जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन मतलब हाउ यू कम्युनिकेट योर मैसेज टू अनदर पर्सन, तो दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट, ठीक है। और ये मैंने आपको सारा बता दिया, इंटरनेट के थ्रू आप जो है ईमेल भी, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हो, आपने कोई मैसेज कन्वे करना है, या वॉइस मेल कर सकते हो। आज फटाफट मैडम आपको ऑडियो रिकॉर्ड करती है, वो इंटरनेट के ही थ्रू तो होती है, और जब इंटरनेट चला जाता है तो मैम को कितनी परेशानी होती है ना।
तो ये एग्जांपल जो है ये दे रखा है आपको, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई और उसने फैसिलिटेट किया ग्लोबलाइजेशन को। अब नेक्स्ट टॉप पॉइंट जो है वो ये है हमारा, लिबरलाइजेशन ने कैसे जो है ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करा। देखिए बेटे, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूव कर देना टैक्स बैरियर। एक छोटा सा फंड है, लिबरलाइजेशन मींस टैक्स बैरियर को रिमूव करना। बैरियर मतलब रुकावट, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना। सॉरी, मैं पहले टैक्स बैरियर बोल रही थी, ट्रेड बैरियर आई हैव टू यूज। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? ट्रेड बैरियर, ट्रेड में, व्यापार में रुकावट को हटाना। और व्यापार में अगर आपको रुकावट लगानी है, ट्रेड में बैरियर लगाना है, तो आप क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। सरकार ने जब मैं पहले क्या करा, टैक्स लगाया ताकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। जब इंपोर्ट ड्यूटी लग गई तो लोग क्यों दूसरे देश से सामान इंपोर्ट करेंगे? अगर वो सामान इंपोर्ट करेंगे तो वो सामान महंगा बिकेगा यहाँ पर, क्योंकि उनको सरकार को भी तो देनी पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी। अब हमारे चाइना के साथ इतने अच्छे लिंक नहीं है, तो सरकार ने कहा कि हमने जो है इनके साथ बिजनेस नहीं करना। लेकिन इससे पहले क्या होता था, चाइना के टॉयज जो थे बहुत सस्ते होते थे और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्केट में बिल्कुल छाया पड़े थे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक के जो तारे बिजली की आप ये चमकदार बल्ब वगैरह लाते हो, इतने सस्ते मिलते हैं चाइना के। क्यों? क्योंकि उन पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन अडॉप्ट कर रखा था। लेकिन अगर सरकार चाहे, जैसे अब सरकार ने ऐसा करा है, क्या करा है, वो ट्रेड बैरियर, कि हमने चाइना के साथ ट्रेड को रोकना चाहते हैं, तो हमने जो है लिबरलाइजेशन में क्या है कि ट्रेड बैरियर्स को हटाओ। लेकिन हमने क्या करा, दूसरे और तरीके से हमने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया चाइना के सामान पर। अब इससे क्या होगा, कोई भी जो है चाइना का टॉय नहीं यहाँ पर लाके बेचेगा। अगर बेचेगा तो महंगे में बिकेगा, महंगे में बिकेगा तो उसे नुकसान होगा, लोग खरीदेंगे नहीं ना। समझ आ रही है? तो आगे बढ़े। तो गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, ये जो मैंने अभी बताया, फॉरेन ट्रेड, एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ इट शुड कम इनटू द कंट्री। गवर्नमेंट जो है ये खुद डिसाइड कर सकती है कि किस तरीके से वो ट्रेड बैरियर्स लगाए या ना लगाए, या कितना लगाए, कहाँ कितने हद तक लगाए। ये भी होता है, दो तरीके से ट्रेड बैरियर्स लगाए जा सकते हैं, एक तो टैक्स लगा के, दूसरा कोटा सिस्टम से। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन पुट ट्रेड बैरियर्स इन टू मैनर्स। ये आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए इस बात को, कि एक तो आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हो उस पर टैक्स लगा दो, तो आपने रुकावट पैदा कर दी। दूसरा, आप कोटा लगा दो। कोटा यानी कि एक लिमिट कर देगी गवर्नमेंट कि भाई इतनी लिमिट से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप दूसरे देश से यहाँ पर सामान नहीं मंगा सकते। ठीक है, समझ आ गई? तो इन दो तरीकों से जब सरकार लिमिट कर देगी, तो आप ये थोड़ी ना कि जितना मन करेगा आप सामान मंगा लोगे। सरकार ने रोक लगा दी है उस पर, एक तरीके से बंदिश लगा दी है कि भाई इतनी लिमिट रहेगी सामान को, इतना जो भी आपने इंपोर्ट करना है तो इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, इंडस्ट्रीज वाज जस्ट कमिंग अप इन 1950s and 60s and the competition from import at that say would not have allowed these industries to come up. Thus India allowed import on other essential items. सिर्फ हम उस टाइम पर कौन सी आइटम्स को इंपोर्ट करते थे? जो बहुत जरूरी होती थी, जैसे फर्टिलाइजर, मशीनरी, पेट्रोलियम। ठीक है, ताकि मैंने आप बार बार बताया ना, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर हम compete नहीं कर पाते। लेकिन अब 1991 में जो है सरकार को लगा कि भाई पॉलिसी में चेंज आना चाहिए, अब हमें जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सब सपोर्ट कर देना चाहिए, यानी कि लिबरलाइजेशन अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अब उनको ये भी लग रहा था कि भाई कंपटीशन होगा तो प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस बेटर होगी। अब ये कैसे बेटर होगी, अब आप ये भी बताइए। देखिए, जब एक जो बाहर से सामान आकर यहाँ पर बिकेगा, या एमएनसी जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपना सामान बनाएगी उस क्वालिटी का, तो जो दूसरे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होंगे उनको भी मार्केट में रहने के लिए उसी ही क्वालिटी का सामान बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाएंगे, अपनी उस क्वालिटी को नहीं वो करेंगे, तो इससे क्या होगा बेटे, वो उनको मार्केट आउट कर देगी ऐसे प्रोड्यूसर्स को। तो उनको compete करना पड़ेगा, उसके लिए उनको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है,
Barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. These meant that goods could be imported and exported easily. Only foreign companies could set up factories and offices here. कि मतलब अब ये मैंने बता दिया ना, लिबरलाइजेशन से अब सिर्फ फॉरेन ट्रेड ही इतनी आसानी से नहीं हो रहा, लार्ज एक्सटेंट और बढ़ रहा है, इवन वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं दूसरे देशों में जाकर। तो लिबरलाइजेशन है क्या बेसिकली, एक नंबर का अगर प्रश्न आ जाए तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दो मेन एजेंडा है कि पहली बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है दैट इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड को जो है लिबरलाइज किया जाए। ठीक है, यानी ट्रेड कैसे लिबरलाइज होगा, लिबरलाइज मैंने बताया था अभी, लिबरलाइज का मतलब टैक्स को हटाना, ठीक है ना, टैक्स फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड फ्री, ट्रेड जो है वो फ्री होना चाहिए, कोई बैरियर नहीं, कोई ट्रेड बैरियर नहीं लगा होना चाहिए। एंड कंट्रीज शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज, कंट्रीज को जो है अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज करना चाहिए। ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा है, ये आप सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है, तो these organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful। जो ये दो बातें मैंने आपको बताई कि भाई इनका मेन एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये मैंने अभी आपको बताया था 1991 में इन सारे आईएमएफ से जो है हमें लोन चाहिए था उस टाइम पर, लेकिन इन्होंने जो है हमें प्रेशराइज किया कि हम जो है लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करें। ठीक है, जिस वजह से ये भी एक कारण रहा कि हमने जो है लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया। ठीक, तो अब ये ग्लोबल, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके दो मोटिव है कि जो ट्रेड होना चाहिए वो उस पर कोई बैरियर नहीं लगे होने चाहिए, यानी कि वो फ्री होना चाहिए, और कंट्रीज को जो है अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज करना आवश्यक रहेगा। अब दो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज्ड टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, बट इट इज सीन that developed countries have unfairly retained trade barriers। ये बात जो है इसमें देखिए, इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है सबके लिए है क्योंकि वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, इसका मेन एम है कि हमें जो है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है। तो एक तरफ तो ये बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, एक्चुअलिटी क्या है बेटे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सारी मैक्सिमम जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज का दबाव बहुत है। अभी जो करंटली मेंबर्स हैं इसके 2014 में जो थे 160 कंट्रीज इसकी मेंबर्स थी, लेकिन ये इस पे जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत ज्यादा प्रभाव है। क्यों, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज खुद तो ट्रेड बैरियर्स लगाती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को कहा जाता है कि अपने ट्रेड बैरियर्स रिमूव करो। क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें डेवलप्ड कंट्रीज ही मेन रोल अदा करती है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज ही करती हैं, तो चलेगी भी किसकी, डेवलप्ड कंट्रीज की ही चलती है बेसिकली। ठीक है, तो ये बहुत गलत है, फेयर ट्रेड नहीं कर पाती, एक तरफ बात करती है फ्री ट्रेड, फेयर ट्रेड, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि फेयर ट्रेड का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ हमें तो डेवलपिंग कंट्रीज को कहते हैं कि ट्रेड बैरियर्स हटाओ ताकि विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन खुद ये विदेशी कंपनियां इतने सारे इन्होंने बैरियर्स लगा रखे होते हैं कि हमारी कंपनी को वहां पर जाके इन्वेस्ट करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, एक कंपनी खोलने में बहुत ज्यादा, ये अपनी पॉलिसीज, इनकी इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं। ये एक इसमें उदाहरण भी दे रखा है डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर, या आप इसको जरूर पढ़िएगा, इसमें आपको दिखेगा, देखिए किस तरीके से इसमें बताया गया है। यूएस में जो है उनका जो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है ना वो सिर्फ 1% है, और एम्प्लॉयमेंट में यानी जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उनका सिर्फ प्रतिशत जो शेयर है ना वो सिर्फ 0.5% है।
लेकिन भारत जैसे देश में तो इतना नहीं होता। हमारा जब देश आजाद हुआ है 49% मैक्सिमम जो है ना हमारा जीडीपी में पोर्शन जो है ना मोर देन 14% है। और 49% लोग जो है वो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में। ठीक है, यानी बाहर यूएस की बात कर रही हूँ तो वहां पर सिर्फ 1% शेयर जो है जीडीपी में है एग्रीकल्चर का, लेकिन हमारे देश में 14%। यानी एग्रीकल्चर कितना ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट देखो यहाँ पर सिर्फ 0.5% लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, और हमारे यहाँ पर कम से कम ये सोच लो आधी जनसंख्या जो है खेती बाड़ी में लगी पड़ी है। तो अब ये देखिए सरकार क्या करती है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इस पे वाद विवाद हो रहा है ट्रेड प्रैक्टिसेस पे। यूएस में जो है स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यूएस गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। तो यूएस गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ के जो इनके किसान होते हैं ना इन्हें सब्सिडी देती है। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो और एक्सपोर्ट करो आइटम्स को, फूड आइटम्स को दूसरे देशों में। अब यूएस के फार्मर्स को एक तो वैसे ही इतने कम लोग जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वैसे ही वो उनका प्रोडक्शन जो है इतने हाई रेट पे बिकता होगा, ऊपर से सरकार उन्हें सब्सिडी दे रही है। ठीक है ना, तो दे कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट एट एबनॉर्मली लो प्राइसेस। सब्सिडी मिल रही है, सपोज करो कि 100 रुपए की उनकी लागत है। ठीक है, 100 रुपए की उनकी लागत है और वो चीज वो 200 रुपए में बेच रहे हैं। अब सरकार ही उन्हें, अगर आप ये सोचो, 100 रुपए सब्सिडी दे देती है, 100 रुपए जो है सब्सिडी दे देती है, और अब जो है समझ आया, 100 रुपए की उनकी लागत है, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा और वो 200 रुपए में चीज बेच रहे हैं। अब सरकार ही अगर उन्हें सपोज करो 100 रुपए सब्सिडी दे देती है उस चीज पर, तो अब तो उनका टोटल प्रॉफिट हो गया ना। अब वो अगर वो 200 रुपए में भी ना बेचकर 100 रुपए में बेचे और वो भी दूसरे देशों में जाके बेचे, डेवलपिंग कंट्रीज में, तो बताओ कितना फायदा हो जाएगा उन्हें। उनको तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना अभी भी, चाहे वो 100 रुपए में बेच रही है, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी दे दी, उनके तो 200 रुपए पूरे हो गए। लेकिन इससे जो है दूसरे देशों को घाटा होता है। कैसे? अब हमारे यहाँ पर वो जो 100 रुपए की लागत वाली चीज है हम 200 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन यूएस कंपनी की जो फार्मर है वो क्या कर रहा है हमारे देश में आकर, अब क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट कर लिया है, अब ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट कर लिया तो ये फार्मर को सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, वो अपना प्रॉफिट जो है सोचता है कि चल भाई 100 रुपए रख लू, 100 रुपए तो सरकार ने दे ही दिए मुझे, तो वो 100 रुपए में सामान बेच रहा है अपना। तो अब जो हमारे देश में जब वो सामान बेचेगा, तो आप बताइए जो लोग होंगे वो 200 रुपए में सामान खरीदेंगे या 100 रुपए में? ऑफकोर्स 100 रुपए में। तो हमारे यहाँ का जो फार्मर होगा उसे कितना घाटा हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। तो आप ये बताइए क्या ये फेयर प्रैक्टिस है? ये कितनी गलत बात है कि तुमने तो उसको जो है सब्सिडी दे दी। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर देखिए बैरियर किस तरीके से लग रहा है। Developing countries are therefore asking the developed countries government why have reduced trade barriers as per World Trade Organization rule, but you have ignored the rules of World Trade Organization and have continued to pay your farmer vast sum of money. You have asked our government to stop supporting our farmers, but you are doing so yourself. Is this free and fair trade? यानी यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है यूएस सरकार से कि आप, क्योंकि आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो, तो आप हमारी सरकार को कहते हो कि आपने फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करना, और दूसरी तरफ आप इतनी ज्यादा सब्सिडी दे रहे हो अपने फार्मर्स को, इतना उन्हें सपोर्ट कर रहे हो कि वो तो फ्लरिश करेंगे। तो ये फिर फेयर कहाँ हुआ, फेयर ट्रेड कहाँ हुआ? या तो आप भी सब्सिडी मत दो और आप हमारी गवर्नमेंट को फोर्स करते हो कि आप सब्सिडी मत दो। क्यों भाई? तो यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो बात करता है कि फेयर ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड होगा, फेयर होगा, लेकिन एक्चुअली में फेयर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेशराइज करता है कि भाई तुम ट्रेड बैरियर्स हटाओ, लेकिन अभी स्टिल डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ट्रेड बैरियर्स लगा के बैठी हैं। उनको क्यों नहीं दबाव बनाया जाता? वो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट अब रोल प्ले करती हैं, उसमें वही सारा पैसा देती हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने में। ठीक है, अब लेट्स वर्क दिस आउट, ये आप खुद करिएगा, खुद ढूंढेंगे और करेंगे।
कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ, अब आप बताइए किसके इनिशिएटिव में स्टार्ट होगा, किसको फायदा हो रहा है, आप खुद करेंगे इसे, खुद दिमाग लगा के करेंगे, ठीक है। किसको फायदा हो रहा है बेटे, डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को तो इसमें नुकसान ही हुआ ना। तो आप इसे खुद करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछेंगे कमेंट सेशन से। अगला टॉपिक है दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपने इसको करना है कि भाई किस किस पे इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का। देखिए पहले मैं इसको थोड़ा समझाऊंगी। कंज्यूमर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। कंज्यूमर्स को क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हमें जो है जब अलग अलग कंपनीज का सामान हमारे देश में आके बिकेगा तो हमें गुड चॉइस मिल जाएगी, है ना। कोई ये सामान खरीदूं या ये खरीदूं, ये वाले एडिडास के जूते खरीदूं या मैं बाटा के शूज खरीदूं, चॉइस हो गई ना। क्वालिटी इंप्रूव होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो सस्ते में भी सामान मिलेगा, महंगे में नहीं मिल सकता। अगर एक कंपनी ने अपने पैसे रिड्यूस कर दिए, सस्ते में दे रही है, सेल लगा दी, एक के बदले एक फ्री, तो दूसरी कंपनी भी करेगी यही चीज, ठीक है ना। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, कंज्यूमर को हो रहा है। क्वालिटी इंप्रूव होगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो सकेगा, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। अब प्रोड्यूसर को क्या फायदा होगा, जो प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो उसको दूसरी जगह पर जाकर वो अपना सामान को बेच रहा है तो नेचुरली उसका प्रोडक्शन जो है, एक्सपोर्ट जो है वो रेस करेगा, उसका प्रॉफिट रेस करेगा, ठीक है ना। कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये भी, उससे भी उसको फायदा होगा। तो लेकिन आपने ये एक बात और है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखिए जब ग्लोबलाइजेशन आया तो ये सिर्फ जो, अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो फायदा हुआ, तो कंज्यूमर्स जो है ना सिर्फ ये अर्बन सिटीज के ही कंज्यूमर्स को फायदा हुआ, रूरल एरियाज के कंज्यूमर्स को इतना फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी वो इतना ज्यादा शोशाई वाली चीजें नहीं इतनी यूज करते ना रूरल एरियाज के लोग, तो उनको इतना ग्लोबलाइजेशन से, एमएनसीज के आने से इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन से जो ज्यादा फायदा हुआ ना बेटे, वो सिटीज के लोगों को ज्यादा हुआ, ठीक है। और रूरल एरियाज में इतना ज्यादा उनको फायदा नहीं हो पाया। और दूसरी बात हम जब करें, इससे नुकसान भी बहुत हुआ, वर्कर्स को बहुत नुकसान हुआ। वर्कर्स को कैसे नुकसान हुआ कि वर्कर्स, देखिए सरकार ने लिबरलाइजेशन अडॉप्ट करा, सरकार ने अपनी पॉलिसीज को बदला ताकि ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज जो है हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करें, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आई लेबर के लॉज में। तो क्या करा उन्होंने कि भाई लेबर के लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आई, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो वर्कर पहले 6 घंटे काम करता था उसके काम के घंटे बढ़ा दिए, परमानेंट वर्कर्स रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ बड़ी सारी पॉलिसीज बनाई ताकि एमएनसीज हमारे देश में आए। एमएनसीज आती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट को रेस करना चाहती है सरकार। सरकार चाहती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट तभी होगी ना जब वो कुछ अपनी पॉलिसीज को ढिलाई देंगे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे। तो उन्होंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी करी सरकार ने, लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी करी, जिस वजह से लेबर्स को, वर्कर्स को बड़ा नुकसान हुआ, टेम्परेरी जॉब्स कर दी उनकी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज कम इन लॉन्ग वे, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सबसे ज्यादा कंपटीशन हो गया, अब जो है लोकल प्रोड्यूसर को भी उसी क्वालिटी की चीज बेचनी पड़ेगी अगर उसको मार्केट में रहना है तो। कंज्यूमर्स को क्या फायदा हुआ, जो कि वेल ऑफ सेक्शन था, जो मैंने आपको बताया, मतलब जिनके पास खूब पैसा है। रूरल एरिया में इतना पैसा नहीं है, वो इतना कहाँ इन्वेस्ट खर्चा करते हैं, बढ़िया बढ़िया जबरदस्त अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े, ये सब कहाँ इतना लेते हैं, नहीं लेते वो। तो जो अर्बन एरियाज का सेक्शन था उनको ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। और उनके लिए चॉइस बढ़ गई, क्वालिटी इंप्रूव हो गई, लोअर प्राइसेस हो गए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो ये सब बेनिफिट मिलता है। किसको मिलता है बेटे, कंज्यूमर्स को। क्यों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी अच्छी मिलती है और प्राइसेस भी लो हो जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका हायर लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है हायर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई कंज्यूमर्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या वो बराबर पड़ा, नहीं पड़ा। अभी देखिए एमएनसी जो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रही है उसको तो कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो वर्कर्स है उनकी तो दशा और खराब हो गई,
MNCs have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. MNCs has been interested in industries. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी बेटे? सेल फोन्स में, अलग अलग सेल फोन्स आजकल आपको दिखते हैं। ऑटोमोबाइल्स में महिंद्रा की गाड़ी, नहीं तो फोर्ड की गाड़ी, आजकल तो क्रेटा, ये सब बाहर की कंपनीज है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देख लीजिए, फास्ट फूड देख लीजिए। These products have a large number of well-off buyers. In these industries and services, new jobs have been created. इससे बेनिफिट क्या हुआ? इंडस्ट्रीज आई तो बेटे जॉब्स क्रिएट हो गई, जॉब्स क्रिएट हो गई। और दूसरा, जब इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर इन्वेस्ट करा तो लोकल कंपनीज उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी, तो उससे उनको भी फायदा हुआ। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एमएनसी जो है यहाँ पर सारा प्रोडक्शन यहीं पे लोकल कंपनीज को दे देती है कि तुम हमारे लिए प्रोडक्शन करो, लेकिन अपना ब्रांड लगाती हैं, तो फिर लोकल कंपनीज को फायदा हुआ ना इससे। फिर उसके बाद टॉप इंडियन कंपनीज, अब हमारे देश की भी तो कुछ एमएनसीज बनी होंगी ना, ठीक है कि नहीं? और वो दूसरे देश में जाकर इन्वेस्ट करेंगी तो उनको भी तो बेनिफिट होगा। और दूसरा, टॉप इंडियन कंपनीज जो है दे हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन, दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। जब एमएनसी यहाँ पर आएगी तो हमारे इंडियन कंपनीज को कैसे बेनिफिट होगा? इंडियन कंपनीज को इस तरीके से बेनिफिट होगा, पहला तो बता दिया आपको, लोकल कंपनीज को बेनिफिट हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल वो सप्लाई कर रही है उनको। दूसरा, वो उनसे टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, इससे उनका भी तो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ता है, ठीक है ना? वो भी जो है प्रॉस्परस होती है। और फिर हमारी कंपनीज, बड़ी सारी भारत की भी कंपनीज हैं जो एमएनसीज बन गई हैं। आप अफ्रीकन देशों में जाओ तो हमारी टाटा की आपको गाड़ियां नजर आएंगी, तो वो भी तो एमएनसी बन गई ना, ठीक है ना? कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लार्ज कंपनीज जो है दे हैज इमर्ज एज ए मल्टीनेशनल देमसेल्फ। यहाँ जैसे हमारे एशियन पेंट्स हो गए, टाटा की गाड़ियां हो गई, इन्फोसिस हो गया, रैनबैक्सी मेडिसिन हो गई, ये दूसरे देशों में अपना सामान बेच रहे हैं, तो हम भी तो एमएनसीज बन गए ना। फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही न्यू कंपनीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली कंपनीज के लिए, स्पेशली जो आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इन्वॉल्व थी, उनको बहुत फायदा हुआ। इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जांपल। ये जो मैंने अभी उदाहरण दिए कि किस तरीके से जो है मैगजीन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ के लिए? लंदन के लिए, जो अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो आईटी कंपनीज को बहुत बेनिफिट हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एक टॉपिक है बेटा इस बॉक्स में, ये मेरे को आपको बताना है कि किस तरीके से सरकार जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेप्स लेती है। 10 इसमें सेज, इसको बोला सेज, SCZ। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेज। तो सेज जो है, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। मतलब वो स्पेशल स्टेप्स उठाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ताकि फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। आपने सुना भी होगा कई बार जो है, न्यूज में भी, न्यूज में तो नहीं, जब हम कोई सीरियल देख रहे होते हैं तो बीच में आता है कि ये अफ्रीकन कंट्री है, इसमें आप यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कीजिए, आपको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको जो है टिम्बर सस्ते उसमें मिलेगा और अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, ये सब बोलते हैं ना। तो व्हाट इज दिस? दीज आर द स्टेप्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सरकार ही जो है कुछ ऐसे पर्टिकुलर जोन बना देती है जहां पर सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, रोड की, ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज फैसिलिटी। और जो कंपनीज वहां पर आकर जब लगाएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो उनके लिए रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी सब प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना? वहां पर अगर कंपनीज आएंगी, वर्कर्स आएंगे, तो उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज, वर्कर्स के बच्चों के लिए रिक्रिएशन फैसिलिटीज सब प्रोवाइड करती है उस एरियाज में। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके, ठीक है? और फिर इसके अलावा ये भी बोलती है कि हाँ भाई, तुमने 5 साल तक ना कुछ टाइम पीरियड रख देती है सरकार कि तुम्हें टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा, आप जो है जितना मर्जी प्रोडक्शन करो, बेचो, प्रॉफिट अर्न करो, लेकिन आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा सरकार को। तो ये क्या है? ये सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। क्यों? जैसे हमारे जैसे देशों में यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट को रेज करने के लिए इससे सरकार को होता है,
कि एक बार 5 साल के बाद तो टैक्स देगी ना, तो 5 साल तक तो छूट दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो आएगी ना। लेकिन सरकार ने यहाँ पर क्या करा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक चीज और करी है, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉस। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ले आई है कि अब क्या हो गया कि अब कंपनीज जो है ना रेगुलर बेसिस पे उनको हायर करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज कीजिए शुगर केन इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, एक कंपनी ऐसी है जो वुलन टेक्सटाइल्स बनाती है। अब वुलन टेक्सटाइल तो सिर्फ सर्दियों में ही तो चाहिए होंगे ना, गर्मियों में तो चाहिए। तो उस टाइम पर कंपनी क्या करेगी, जब जरूरत है वर्कर की तब उसे रख लेगी, जब जरूरत नहीं है तो उसे निकाल देगी। ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पे नहीं रखेगी। ये सरकार ने ये फ्लेक्सिबिलिटी लाई अपने कानून में। इससे क्या होगा, कंपनी का जो है कॉस्ट ऑफ लेबर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस मतलब ये सब तरीके हैं, दीज आर द वेज कि किसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज के जो एमएनसीज है वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें बेसिकली। समझ में आ रहा है, दीज आर जस्ट 2 स्टेप्स। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी हैं बेटे। देखिए डीमेरिट क्या है, एक तो जहाँ सेज वाला एरिया होगा, ऐसा जोन जो होगा, वहां पर लैंड चाहिए होगी। जब लैंड चाहिए होगी तो वहां पे लोग बड़े सारे डिस्प्लेस होंगे, उनको वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है ना, और उन्हें प्रॉपर कंपेंसेशन भी नहीं दी जाती, तो उन लोगों के लिए बहुत नुकसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप सेज से क्या समझते हैं। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया। और लेट अस वर्क दीज आउट। हाउ हैज कंपटीशन बेनिफिटेड पीपल इन इंडिया, ये बताइए। अभी एक्सप्लेन करा है, कंपटीशन रेज होगा तो कैसे पीपल को बेनिफिट होगा। सोचो सोचो कि टेक्नोलॉजी, एक कंपनी जो है कंपटीशन रेज हो रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छी क्वालिटी की चीजें बेच रही है, दूसरी कंपनी नहीं बेचेगी तो क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगी। अपना दिमाग लगाओ इस क्वेश्चंस में, खुद करिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, should more Indian companies emerge as MNCs, how would it benefit the people in the country? अगर को बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी एमएनसीज बन जाएंगी तो उससे जो है कैसे बेनिफिट होगा, बताइए कैसे बेनिफिट होगा पीपल को। एक्सपेंडिंग होगी मार्केट्स, प्रॉफिट रेज होगा, इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। जब इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पॉइंट में पीपल को ही तो बेनिफिट होगा ना। अगर विदेशी कम हमारे देश की कंपनी एमएनसी बन जाएंगी तो हमारी प्रॉफिट आएगा, सरकार को भी कुछ देंगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तो अल्टीमेटली बेनिफिट कंट्री को होता है। कब व्हाई डू गवर्नमेंट ट्राई टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये बताइए। ये भी अभी बार बार बता रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट रेज करने के लिए, अपने देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये अब आप खुद करिए। ठीक, और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए कि क्यों कई लोग अपोज करते हैं। अब बताइए क्यों अपोज करते हैं, क्योंकि जिनको वहां से डिस्प्लेस किया जाएगा तो उन्हें तो नुकसान होगा ना, इस वजह से। अब यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए हर अगर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आएगा तो स्मॉल प्रोड्यूसर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो जो है उन लोगों के साथ compete नहीं कर पाते हैं और उनको जो है मार्केट छोड़नी पड़ती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे रवि है। रवि जो है ना, उसने बैंक से लोन लिया और वो जो उसने क्या करना, एक कंपनी स्टार्ट करी जिसमें कैपेसिटर्स बनते हैं। कैपेसिटर्स जो है वो टेलीविजन में यूज होते हैं। ठीक है, अभी उसने क्या किया, पहले 20 वर्कर से उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन स्ट्रगल इन 1992 एन इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु में उसने अपनी कंपनी खोली। ठीक है, और कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग टेलीविजन ट्यूब लाइट्स। विद इन 3 years ही वॉज एबल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड अब 20 वर्कर जो है उसके अंडर काम करते हैं। पहले उसने लोन लिया और अपनी कंपनी खोलता है वो, लेकिन 3 सालों में 20 वर्कर उसके अंडर काम कर रहे हैं, कैपेसिटर्स बना रहा है वो। ओके, अब क्या हुआ, सरकार ने जो है कहा कि भाई गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ कैपेसिटर्स। यानी गवर्नमेंट ने जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो हटा दी। अब इससे क्या होगा, आप दूसरे देशों से भी अगर आप उस कंपोनेंट को यहाँ पर अपने देश में मंगा लेते तो वो सस्ते में मिलेगा। तो यहाँ के जो टेलीविजन वाली कंपनी थी, या तो उन्होंने क्या किया, उस कंपोनेंट को ही बाहर से मंगाने लगे, क्योंकि अब उनको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ रही और वो सस्ते में मिल रहे हैं। ठीक है ना, और दूसरा जो एमएनसीज थी उन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ की जो टेलीविजन कंपनीज थी उनको कहा कि भाई तुम असेंबलिंग करो, असेंबलिंग एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व कर दिया। समझ आ रहा है आपको मेरा कह, ये जो है एक हमारे यहाँ का जो रवि जो था
जो एक छोटा प्रोड्यूसर था जिसने इतनी मुश्किल से अपनी कंपनी स्टार्ट करी, उसको किस तरीके से फोर्स किया जा रहा है, ठीक है ना। His main clients are television companies used to buy different components including capacitors in bulk for the manufacture of television set. अब competition from the MNC brand forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNC. मतलब जो अब टेलीविजन वाली कंपनीज थी, जो पहले टेलीविजन बनाती थी, वो अब टेलीविजन बनाने की बजाय वो असेंबलिंग एक्टिविटीज में लग गई। और कई जो टेलीविजन वाली कंपनीज थी उन्होंने सोचा कि हम कैपेसिटर इससे क्यों खरीदे, हमें जब बाहर का बढ़िया क्वालिटी का, इससे भी बढ़िया क्वालिटी का और कम पैसों में मिल रहा है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने हटा दिया है, तो हम उससे खरीदें। तो इससे किसको नुकसान हुआ? रवि को हुआ। और वो जो है इतना फोर्स हो गया कि उसको जो है अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी, ठीक है। समझ आया आपको कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इन एमएनसीज की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला एग्जांपल आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेट्स वर्क दीज आउट में देखिए, इन व्हाट वे द कंपटीशन इफेक्टेड वर्कर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स, फॉरेन एमएनसीज, ये सारा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। गारमेंट इंडस्ट्री में आप खुद इसको यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो। वर्कर्स पे क्या प्रभाव पड़ा? इंडियन एक्सपोर्टर, हमारे यहाँ के जैसे टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, रेनबैक्सी हो गया, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन पे क्या प्रभाव पड़ा? या जो फॉरेन एमएनसीज हैं जो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको क्या प्रभाव पड़ा? ये आप खुद सोचेंगे, खुद लिखेंगे। जितना बेटा आप खुद इनको क्वेश्चंस को पढ़ के अपने माइंड को दिमाग लगा इसको यूज करके लिखेंगे, उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस की बजाय एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगला है, ये भी वही है कि क्या से उन पे इफेक्ट पड़ा, ये हम करा चुके हैं। अब ये टॉपिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल। ग्लोबलाइजेशन इज नाउ अ रियलिटी, द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। मतलब सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज हो, इक्वल हो, फेयर हो सबके लिए। भाई वर्कर्स को तो तुम इतना नुकसान पहुंचा रहे हो और एमएनसीज को इतना फायदा, तो फेयर नहीं है ना, कहीं हद तक फेयर नहीं है। सरकार फेयर पॉलिसीज नहीं अडॉप्ट कर रही, तो सरकार को जो है, सरकार ही जो है फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे प्ले कर सकती है कि वो जो है उसको इस तरीके से पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि सभी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये नहीं कि आप रिच कंपनीज को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी जो छोटे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कंपनीज को बंद करा दें, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे सरकार कैन इंश्योर टू सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू improve their performance till the time they become strong enough to compete, ठीक है ना। ये सपोर्ट करने की ड्यूटी किसकी है? सरकार की है, ताकि वो भी compete कर पाए भाई, वो मार्केट में रह पाए। दूसरा, लेबर लॉज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों अपनाई जाती है? प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो ना, वर्कर्स को उनका राइट्स तो दो, ये थोड़ी ना उनको आप शोषण कर रहे हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। फिर सरकार जो है वो ट्रेड बैरियर्स लगा सकती है, इट कैन नेगोशिएट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो नेगोशिएट करे फॉर फेयर रूल्स, कि भाई तुम डेवलप्ड कंट्रीज को तो प्रेशराइज नहीं करते कि तुम ट्रेड बैरियर्स हटाओ, और डेवलपिंग कंट्रीज पे प्रेशराइज करते हो। कैसे करेगी सरकार? वो अलाइन कर सकती है दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज से, दूसरे जो डेवलपिंग देश हैं उनके साथ मिल जाए ना, और वो फाइट करें कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डोमिनेटिंग नेचर है डेवलप्ड कंट्रीज का, उसको हटना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रॉस्परस करने के लिए है, फ्री ट्रेड की बात करती है, डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट क्यों देती है भाई सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके ये जो है कुछ स्टेप्स हैं जो हम फेयर ग्लोबलाइजेशन को कर सकते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखिए किस तरीके से आवाज उठाई जा रही है, ये भी एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए बैनर में भी लिखा है नो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर जस्टिस नहीं करती है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी वीडियो मैं कुछ ही दिनों में अपलोड करूंगी। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज द नेशनलाइजेशन इन यूरो। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मेरे से पूछिए। थैंक यू बेटा।